आज की इस वीडियो में हम क्लास 10वीं के इतिहास के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद को पूरी अच्छी तरह से समझेंगे और याद करेंगे। मैं आपको सिर्फ 45 प्रश्नों के ज़रिए पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ और हर प्रश्न के साथ उसकी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी को भी बताऊँगा, ताकि आपको रटना ना पड़े एक भी क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट कैसे हुई थी? साल था 1789। ये दुनिया के इतिहास का एक ऐसा साल था जिसने राजाओं के सिंहासन को हिलाकर रख दिया था। फ्रांस में जो आम जनता थी, लुई 16वां उस टाइम लुई 16वां का शासन था, तो उसके फिजूल खर्चा और भ्रष्ट शासन से तंग आ चुकी थी फ्रांस की जनता। फिर 14 जुलाई 1789 को पेरिस की जो जनता है, ठीक है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है पेरिस, तो वहाँ की जनता जो है बास्टील के किले पर धावा बोल देती है। बास्टील का किला जो है वो राजशाही की निरंकुश ताकत का प्रतीक था, ठीक है? मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि ये यहाँ पे कब्जा कर लोगे, जैसे भारत में है कि दिल्ली पे कब्जा कर लोगे तो पूरे भारत में कब्जा, वैसे ही समझिए कि बास्टील का किला था वहाँ के लिए। यह किला राजशाही की निरंकुश ताकत का प्रतीक था और इसी दिन से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है? कि बास्टील के किले पे 14 जुलाई 1789 को जो पेरिस की जनता है वहाँ पे कब्जा कर देती है, धावा बोल लेती है और उसके बाद से ही जो फ्रांस की क्रांति जो है स्टार्ट हुई थी, ठीक है? तो इसका सही आंसर होगा 1789, 1789। अगला क्वेश्चन है, लुई 16वें को फांसी कब दी गई? अब हम लोग जान गए हैं कि फ्रांस में क्रांति स्टार्ट हो गई थी, तो फ्रांस में क्रांति होने के बाद एक नई सरकार बनी थी। फिर राजा और रानी जो है लुई 16वां और उनकी रानी देश छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पकड़े गए थे और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, देशद्रोह का। और अंत में 21 जनवरी 1793, ठीक है? 21 जनवरी 1793 को गिलोटिन नामक मशीन से उनका सिर काट दिया गया था, ठीक है? एक मशीन आती थी जिससे सर काटा जाता था, तो उसका नाम है गिलोटिन। उस मशीन से उनका सर काट दिया गया था। यूरोप जो है, यूरोप के इतिहास में सबसे पहली बार था, जब किसी राजा को उसकी ही प्रजा ने सज़ा दी थी और सज़ा भी कैसी थी? सज़ाए मौत। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन कैसे हुआ था उसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जब फ्रांस की क्रांति हुई और उसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन सत्ता में आया। फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन जो है, नेपोलियन बोनापार्ट, वो सत्ता में आया था और उसने पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था, लगभग पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया था। लेकिन 1815 में एक लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई का नाम है वाटरलू की लड़ाई। उसमें वो हार गया और उसकी हार के बाद यूरोप के जो बड़े-बड़े नेता हैं, जो बड़े-बड़े उस टाइम हस्ती थे, नेता थे, ये सब तय करते हैं कि ऑस्ट्रिया की एक राजधानी, ठीक है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जमा होकर और यूरोप का भविष्य क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो ये बैठक है ना, इसी को वियना सम्मेलन कहा जाता है और ये हुआ कब था? 1815। तो इसका सही आंसर होगा 1815। चौथा क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो वियना जो सम्मेलन हुआ था, उसका मुख्य मकसद क्या था? यूरोप से क्रांति का जो असर है उसको मिटाना। यूरोप में जो क्रांति हुई थी पूरे यूरोप में, उसके असर को मिटा देना, ठीक है? और पुराना जो राजवंश है, उसको स्थापित करना, जैसे पुराना राजा लोग का शासन होता था, उसको स्थापित करना। इसलिए फ्रांस में नेपोलियन को हटाकर पूरे शाही परिवार को, यानी कि बुर्बो वंश को, लुई 18वां को फिर से राजगद्दी पर बैठा दिया गया था, ठीक है ना? यहाँ पे फ्रांस में एक वंश था बुर्बो वंश, जिसका राजा बनाया गया लुई 18वां को, ठीक है? और उसी को राजगद्दी पे बैठा दिया गया था। तो क्वेश्चन था कि फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो बुर्बो वंश की, ठीक है? और राजा का बात किया जाए तो लुई 18वां। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो वियना कांग्रेस हुआ था, उसका जो विचारधारा था, मतलब कि उसपे किस किस विचारधारा पे वहाँ पे बात हो रही थी? तो रूढ़िवादी, ठीक है? रूढ़िवाद। और रूढ़िवाद क्या होता है? इसका सीधा मतलब होता है जो कि पुराना हो, ठीक है ना? पुराना और ट्रेडिशनल जिसको बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है क्रांति है, ठीक है? और उनका मानना था कि यूरोप में शांति तभी कायम रह सकती है जब हर देश में एक ताकतवर राजा का शासन हो, ठीक है? मतलब ये लोग सीधे-सीधे फिर से राजवंश लाना चाह रहे थे, ठीक है? राजा का शासन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? तो राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
मेटरनिक का पतन कब हुआ? तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, ठीक है? मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। और वियना सम्मेलन का सबसे ताकतवर जो व्यक्ति था, वो यही था, ठीक है? पूरे यूरोप में क्रांति का विरोध का चेहरा भी था, ठीक है? पूरा यूरोप में अगर क्रांति का विरोध कोई कर रहा था, तो यही व्यक्ति था मेटरनिख। लेकिन 1848 तक आते-आते लोग राजशाही से बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे, राजा के शासन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। पूरे यूरोप में क्रांति की लहर दौड़ गई थी और ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है, वियना में लोग सड़कों पर उतर आए थे, ठीक है? लोग सड़क पे आ गए, प्रदर्शन करने लगे और आखिरकार मेटरनिख को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा और उनका पतन हो गया, ठीक है? और उनका पतन होते ही रूढ़िवाद की भी हार मानी जाती है, ठीक है? कि रूढ़िवाद भी खत्म हो गया। तो मेटरनिख का पतन का बात किया जाए कब हुआ था? 1848 ईस्वी में, ठीक है? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? ठीक है ना? क्वेश्चन ये है कि यूरोप के लिए जो प्राचीन यूनान एक आदर्श था, ठीक है ना? जो प्राचीन यूनान था, वो एक आदर्श था मतलब वहीं से लोग सीखते थे, पूरे यूरोप के लोग वहीं से सब कुछ सीखते थे, चाहे वो साहित्य हो या फिर विज्ञान हो, ठीक है? यूनान ने दुनिया को लोकतंत्र सिखाया, दर्शन शास्त्र सिखाया, ठीक है? विज्ञान सिखाया, साहित्य सिखाया, ठीक है? और ओलंपिक खेल जैसे महत्वपूर्ण चीज़ दिए थे, ठीक है? ये सारे चीज़ें कहाँ से मतलब जन्म लेती थी? यूनान से। अच्छा यूरोप का पुनः जागरण भी यूनानी ज्ञान पर ही आधारित था, ठीक है? यूरोप में जो पुनः जागरण हुआ था, वो भी यूनान के ज्ञान पर ही आधारित था। इसलिए हर शिक्षित यूरोपवासी यूनान को अपना समझिए कि अपना आइडियल मानता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? यूनान। अगला क्वेश्चन आता है हमारा यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? पालना मतलब जानते हैं ना जिसमें बच्चों को ऐसा खिलाया जाता है, वो वही। तो जिस तरह एक बच्चा अपने पालने में पलकर बड़ा होता है, ठीक उसी तरह यूरोप की जो सभ्यता है, वो कहाँ पे पलकर बड़ी हुई थी? यूनान में, ठीक है? और यूरोप की कला की बात करें, विज्ञान की बात करें, राजनीति की बात करें, दर्शन शास्त्र की बात करें, सब कुछ यूनान से ही प्रेरित है, ठीक है? तो इसका भी सही आंसर होगा यूनान। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, यूनान की स्वतंत्रता कब हुई? अभी तक यूनान के बारे में हम लोग इतना पढ़े हैं कि जो यूरोप में है ना, सारा चीज़ विज्ञान की बात कर ले, साहित्य, ये सब यूनान से ही हुआ था। लेकिन यूनान जो है किसी के अधीन था मतलब स्वतंत्र नहीं था। तो अगला क्वेश्चन यही है कि यूनान की स्वतंत्रता कब हुई? तो बात करते हैं यूनान जो है 15वीं सदी से ओटोमन साम्राज्य का गुलाम था और ओटोमन साम्राज्य तुर्की के शासक को बोला जाता था, ठीक है ना? 1821 में यूनान वासियों ने आज़ादी की लड़ाई शुरू की, 1821 ईस्वी में। इस लड़ाई को पूरे यूरोप का समर्थन मिला था, पूरा का पूरा यूरोप इस लड़ाई को समर्थन किया था, क्योंकि सभी को यूनान से प्यार था। आखिरकार 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपोल की संधि हुई, ठीक है? कॉन्स्टेंटिनोपोल की संधि के बाद यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र मान लिया गया। तो आंसर इसका सही क्या होगा? 1832। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति फ्रांस की जनता ने वहाँ का जो तत्कालिक राजा था चार्ल्स 10वीं उसको बोलते थे, ठीक है? उसके खिलाफ प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया, ठीक है? जो फिर से पुराने निरंकुश तरीके से शासन करना चाहता था, जैसे पहले वहाँ पे निरंकुश तरीके से शासन बहुत ज़्यादा कर लेना वगैरह-वगैरह ये सब शासन करते थे थी फ्रांस में जैसे पहले चलता था लुई 16वां के टाइम, वैसे ही ये भी करना चाहता था। लेकिन क्रांति के बाद उसको हटाकर और लुई फिलिप को राजा बनाया गया। लेकिन इस बार शासन कैसा था? संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है? संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या होता है? जो राजा है शासन तो करेगा, होगा तो राजा ही कहलाएगा, लेकिन शासन करेगा संविधान की सीमाओं से बंधा हुआ होगा वो, ठीक है ना? कि संविधान में मतलब जो संविधान में लिखा हुआ होगा, उसी के तहत वो काम करेगा। अपने मन से खुद कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? अगला क्वेश्चन है लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो अभी हम लोग पढ़े हैं लुई फिलिप जिसे नागरिक राजा बोला जाता था, वो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस का शासक बना था, तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। अब इसमें थोड़ा-सा और बात कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो क्या हुआ था ना जन विरोध का शिकार हो गया था। फिर से उसका विरोध हुआ इसका लुई फिलिप का और 1848 की क्रांति में उसे गद्दी को छोड़ना पड़ा था। तो
लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं यूरोप में क्रांति का जनक कौन था? तो यूरोप की क्रांति का जनक ग्यूसेप मैजिनी को कहा जाता है, ठीक है? उसने कम उम्र में ही ठान लिया था कि इटली इटली को टुकड़ों में बाँटने वाली जो विदेशी शासन है, उसको यहाँ से भगा देना है, ठीक है? फिर उसने यंग इटली नामक एक संगठन बनाया, उसमें नौजवानों में देशभक्ति की आग जला दी थी, ठीक है? उसमें प्रेरित करता था देशभक्ति को लेके नौजवानों को, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी शुरुआत में कार्बोनरी नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य था, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बोनरी। अच्छा, इस संगठन का जो मकसद था, वो विदेशी शासक के खिलाफ हिंसक विद्रोह करना था, ठीक है? बाद में मेजनी ने इससे अलग होकर अपना अलग संगठन बनाया था, उसका नाम था यंग इटली। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल कुर्ता का गठन किसने किया था? लाल कुर्ता का गठन, ठीक है? तो ग्यूसेप गैरिबाल्डी नाम का एक बहादुर नेता था, ठीक है ना? ग्यूसेप गैरिबाल्डी। उसने अपने हजारों जो उसके समर्थक थे, उनके लिए एक यूनिफ़ॉर्म तैयार किया था। जैसे स्कूल का यूनिफ़ॉर्म होता है उसी टाइप, ठीक है? तो उसके लिए यूनिफ़ॉर्म तैयार किया था। और यूनिफ़ॉर्म के तौर पर वो लाल कुर्ता बनवाया था, ठीक है? लाल कुर्ता। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? आपको जानकर हैरानी होगी कि जो इतना बड़ा क्रांतिकारी और सेनानी जो है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, ठीक है ना? उसने अपनी ज़िंदगी के शुरुआती साल में समुद्र में सफ़र करते हुए बिताए थे। उसी दौरान उसने दुनिया देखने का और क्रांतिकारी आइडिया समझने का मौका मिला था उसको, ठीक है? तो वो पेशे से क्या था? नाविक। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काउंट काबूर का विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर जो है, उनको विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो जो काउंट काबूर है, इटली के एकीकरण का मस्तिष्क था, ठीक है? इटली का जो एकीकरण हुआ था, उसका अगर दिमाग बोला जाए, तो कौन थे? काउंट काबूर। वह सार्डिनिया पिडमोंट राज्य का प्रधानमंत्री भी था। अच्छा, उसने बड़ी चालाकी से और कूटनीति से इटली के एकीकरण का रास्ता तैयार किया। उसने फ्रांस और ब्रिटेन बड़े देशों से दोस्ती करके और ऑस्ट्रिया को कमज़ोर कर दिया था, ठीक है? मतलब इधर फ्रांस के साथ और ब्रिटेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया को हरा दिया था। बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था और चालाक आदमी था, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आता है, सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया पिडमोंट राज्य था, ठीक है? इटली का मतलब बाकी सारा राज्य पे दूसरा देश का कब्जा था। बस एक राज्य था, सार्डिनिया पिडमोंट, वही जो इटली का था, ठीक है? तो वहाँ का जो राजा है, उसका नाम था विक्टर इमैनुअल सेकंड। यह एक लिबरल विचारों का राजा था, ठीक है? जिसने काबूर और गरिबाल्डी जैसे नेताओं का साथ दिया और इटली के एकीकरण के बाद वह वहाँ का पहला सम्राट बना। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इटली के एकीकरण के बाद वहाँ का पहला सम्राट कौन बना? तो विक्टर इमैनुअल सेकंड या द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन? तो जो इटली का एकीकरण हुआ था, किसी एक व्यक्ति की देन नहीं थी ये। इनमें 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है ना? 3 लोगों का। पहला तो बात कर लेते हैं मेजिनी की, जिसको आत्मा भी बोला जाता है, देशभक्ति की भावना जगाई थी लोगों में, ठीक है? जो काऊर है, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, मस्तिष्क बोला जाता था, कूटनीति और योजना बनाता था ये। और लास्ट आपका गैरिबाल्डी है, वो तलवार था, मतलब सैन्य कार्रवाई करता था, ठीक है? तो इन तीनों ने मिलकर इटली का एकीकरण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो जो इटली और जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, तो इसके विरुद्ध में ऑस्ट्रिया साम्राज्य था, ठीक है? ऑस्ट्रिया का साम्राज्य इटली और जर्मनी के बीच में स्थित था, ठीक है? और वह इन दोनों ही क्षेत्रों में कई हिस्सों पर अपना कंट्रोल चाहता था, ठीक है ना? इटली का और जर्मनी के बीच में ऑस्ट्रिया था और दोनों जो है इटली में और जर्मनी में दोनों जगह पे वो बहुत सारा क्षेत्र पे अपना कंट्रोल चाहता था। एक स्ट्रॉन्ग इटली और जर्मनी बनने से ऑस्ट्रिया की ताकत जो है घट जाती, इसलिए ऑस्ट्रिया हमेशा इसके एकीकरण का विरोध किया, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? तो इटली के एकीकरण में इसमें से जो योगदान किया था वो थे गैरिबाल्डी, ठीक है? बिस्मार्क जो है जर्मनी का था, मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का और लुई फिलिप जो है फ्रांस का था। तो इसमें बचा एक ही, इटली के एकीकरण में सिर्फ एक गैरिबाल्डी का योगदान था।
अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ठीक है? तो जो ओटोमन बिस्मार्क है ऑप्शन में, ऑप्शन डी, वो जर्मनी के एकीकरण का नायक थे, ना कि इटली का। तो इसका सही आंसर यही होगा, ओटोमन बिस्मार्क। उनका इटली के एकीकरण से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं था, वह प्रसा का चांसलर था। अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? मतलब कब खत्म हुआ? तो 1861 ईस्वी में अधिकांश जो इटली है, इटली का भाग है, वो एक हो गया था और विक्टर इमैनुअल को वहाँ का राजा बना दिया गया था। लेकिन जो रोम है, अभी भी पोप के अधीन था, ठीक है ना? एक पार्ट था रोम और वो जो है पोप के अधीन था। पोप मतलब ऐसा बोल सकते हैं, जो भारत में पंडित लोग हैं ना, तो वहाँ का जो पंडित लोग है, उनको पोप बोला जाता था, ठीक है? 1870 में फ्रांस और प्रसा का युद्ध हुआ, ठीक है? 1870 ईस्वी में, और फ्रांस को रोम से अपनी सेना हटानी पड़ी थी, ठीक है? फ्रांस को रोम से अपनी सेना हटानी पड़ी थी और अंततः 1871 ईस्वी में रोम भी जो है इटली में शामिल हो गया और इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो इसका सही आंसर होगा 1871, ठीक है? ना कि 1861। 1861 में अधिकांश भाग एक हो गया था, लेकिन पूरी तरह से एक नहीं हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर होगा 1871। अगला क्वेश्चन है, हिंगले किस देश का दार्शनिक था? तो जो जॉर्ज हिंगले है, एक फेमस जो है जर्मन दार्शनिक था, ठीक है? कहाँ का था? जर्मनी का। उसने राष्ट्र राज्य के विचार को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जर्मनी। अगला क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जब नेपोलियन ने जर्मनी पर कब्जा किया था, ठीक है? नेपोलियन का तो लगभग यूरोप में कब्जा था, तो जब जर्मनी पर कब्जा किया था, तो उसने जितना भी छोटा-छोटा 300 से ज़्यादा जर्मन रियासत है, छोटा-छोटा रियासत बनाया गया था, ठीक है ना? तो सबको क्या किया, एक में मिला दिया था और उसको राइन परिसंघ बनाया है, जिसको जर्मन राइन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? था तो ये नेपोलियन के नियंत्रण में ही, लेकिन जो जर्मन लोग हैं, पहली बार बड़े संघ में रहने का अनुभव मिला था उनको, ठीक है ना? लोग छोटे-छोटे एरिया में रहते थे और वहाँ का मतलब कि अलग रूल है, थोड़ा-सा आगे बढ़ जाइए तो वहाँ का अलग रूल है, तो इस सब से ऊपर उठकर राइन परिसंघ में रहने का उनको मतलब अनुभव प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो जो ओटोमन बिस्मार्क है, ओटोमन बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था, ठीक है ना? जर्मनी का चांसलर था। उसका मानना ये था ना कि जितना भी बड़ा-बड़ा प्रॉब्लम है, बात करके नहीं हल कर सकते, बल्कि रक्त और लौह की नीति से, यानी कि युद्ध में खून खराबा करके हल किया जा सकता, और उसने इसी नीति के तहत 3 गो युद्ध लड़ा, तीनों युद्ध में जीता और जर्मनी का एकीकरण करवाया। अगला क्वेश्चन आता है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मतलब कौन प्रमुख आदमी था जो जर्मनी का एकीकरण करवाया था? तो जो बिस्मार्क है, ऑटोमन बिस्मार्क, जर्मनी के एकीकरण का मास्टरमाइंड इसको बोला जाता था, ठीक है ना? उसने बड़े ही चालाकी से बल का कॉम्बिनेशन करके जर्मन राज्य को प्रसा के नेतृत्व में कर दिया था, ठीक है? जितना भी जर्मन राज्य है, प्रसा के नेतृत्व में उसको कर दिया। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या है? बिस्मार्क। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, ज़्यादा तो इसके बारे में जानना नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क कौन था? सॉरी, बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक मुख्य रूप से ब्रिलियंट बोल सकते हैं इसको, कूटनीतिज्ञ था। बहुत ज़्यादा चालाक ऐसा बोल सकते हैं इसको, कूटनीतिज्ञ था। अगला है, सेडोवा का युद्ध कब हुआ? तो यह युद्ध जो हुआ था, किसके-किसके बीच हुआ था? प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच, ठीक है ना? प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच ये सेडोवा का युद्ध हुआ था। जो बिस्मार्क है, ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर निकालना चाहता, ठीक है? जर्मनी से बाहर निकालना चाहता था और इस युद्ध में प्रसा की जीत हुई और ऑस्ट्रिया को जर्मन मामलों से अलग कर दिया गया। इससे जर्मनी का एकीकरण का जो रास्ता है, साफ हो गया, ठीक है? तो ये जो युद्ध है, लड़ा कब गया था? 1866 ईस्वी में, 1866। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो एक युद्ध था, प्रसा और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, ठीक है ना? प्रसा और फ्रांस के बीच। इसमें फ्रांस को की जो हार हुई, बुरी तरह से हुई थी, ठीक है? और उसका जो सम्राट नेपोलियन तृतीय है, उसको बंदी बना लिया गया था, ठीक है? और इस युद्ध का नाम है सेडान का युद्ध, ठीक है ना? 1870 में लड़ा गया था। इस जीत के बाद सारे जो दक्षिणी जर्मन राज्य है, प्रसा के साथ हो गए और जर्मनी का एकीकरण जो है पूरा हो गया।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेडान का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, सेडान का युद्ध किसके-किसके बीच लड़ा गया था? तो अभी हम जस्ट बताया आपको ऊपर कि सेडान का जो युद्ध है, प्रसा और फ्रांस के बीच लड़ा गया था और इसी युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये जो है फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था, सेडान नामक कस्बे के पास लड़ा गया था। मतलब एक गाँव था, वहाँ पे लड़ा गया था, इसलिए इसे सेडान का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है? सेडान एक ऐसा बोल सकते हैं जगह था, उसके आस-पास लड़ा गया था, तो इसलिए इसको सेडान का युद्ध बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो सेडान की हार के बाद, सेडान में जब हार गया फ्रांस, तो उसको 1871 ईस्वी में एक संधि करनी पड़ी थी, जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट की संधि। इस संधि ने औपचारिक रूप से युद्ध को खत्म कर दिया था, जो संधि के बाद जो है युद्ध है, खत्म हो गया था। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, इसका आंसर जान लेते हैं, तो इसका आंसर कब कितना होगा? 1871। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो जो सेडान का युद्ध है 1870 में ही हो गया था, लेकिन फ्रांस में एक इंटरनल कम्यून की क्रांति चल रही थी। इसलिए आधिकारिक संधि पर 10 मई 1871 को हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका सही आंसर होगा 10 मई, मई 1871। अगला क्वेश्चन है, 1871 में कौन-सी संधि हुई थी? तो अभी जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े हैं फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट संधि का नाम आ रहा है, वर्साई की संधि। तो 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है? फ्रैंकफर्ट की संधि और वर्साई की संधि में कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 1871 में और 1919 में वर्साई की संधि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? तो जो विलियम प्रथम है, जर्मनी का पूरा एकीकरण होने के बाद 18 जनवरी 1871 को वर्साई के पैलेस में, वर्साई एक जगह थी, वहाँ के एक पैलेस में बहुत भव्य समारोह रखा गया, ठीक है? और प्रसा का जो राजा है विलियम प्रथम, उसे पूरे जर्मनी का सम्राट बोल दिया गया था, ठीक है? सम्राट घोषित कर दिया गया था और उसका जो चांसलर बना, वो था ओटोमन बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है, जूलवीन संबंधित था किससे? तो जो जुलवराइन है, एक कस्टम यूनियन यानी कर संघ था, ठीक है? मतलब कर लेता था। प्रसा ने 1834 में इसे बनाया था। इसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल हो गए थे। मतलब इसका मतलब था कि अलग-अलग राज्यों के बीच कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है? और इसमें जर्मन व्यापारियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था और उनकी जो इकोनॉमी है, बहुत ज़्यादा मजबूत हुई थी। तो यह जर्मनी के एकीकरण की इकोनॉमिक नींव थी, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, जिनेवा संधि कब हुई थी? तो प्रथम जिनेवा संधि जो है 1864 में हुई थी, ठीक है? लेकिन जो युद्ध बंदियों और घायल सैनिकों के ट्रीटमेंट के बारे में थी, ठीक है? 1864 में। लेकिन अगर सीधे जिनेवा संधि की बात की जाए, तो अक्सर यह 1954 की जिनेवा संधि को दर्शाता है, ठीक है? जो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ और इंडो चाइना युद्ध को खत्म किया था। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार 1954 ही होगा, ठीक है ना? क्योंकि क्लास 10th के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार इसमें 1864 तो हो नहीं सकता, तो 1954 होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो प्रथम जिनेवा कन्वेंशन एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, ठीक है? एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं वो था, अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट। इसने युद्ध के दौरान घायल जितने भी सैनिक हैं और मेडिकल स्टाफ है, उनको सुरक्षा और ट्रीटमेंट के लिए रूल बनाया था, ठीक है? उनका ट्रीटमेंट के लिए और सुरक्षा के लिए रूल बनाए थे। इसी के बदौलत जो है रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ था। रेड क्रॉस सोसाइटी एक बना था, उसी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी को क्षतिपूर्ति राशि कम कर दिया गया था? क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 की वर्साई की जो संधि हुई थी, ठीक है? उसमें जर्मनी पर एक बहुत ज़्यादा भारी पेनल्टी ठोका गया था, जिसको क्षतिपूर्ति राशि बोला जाता है, ठीक है? वार पेनल्टी। मतलब इसका मतलब होता है ना
कि जैसे 2 देश के बीच लड़ाई हुआ और एक दोनों देशों का क्षति होता है इसमें तो। लेकिन जो देश जीत गया तो दूसरे देश को बोलता है कि हमारे देश में जितना भी क्षति हुआ है उसका भरपाई अब आपको करना है। तो इसी को क्षतिपूर्ति राशि बोला जाता है। तो जो 1919 की वर्साय संधि हुई थी जिसमें जर्मनी को वॉर पेनल्टी देना था। तो जर्मनी के लिए इतना पैसा देना असंभव था, क्योंकि वो तो पहले तो हार चुका था वो और ऊपर से उसका भी क्षति हुआ था और इसका बहुत सारा एरिया को ले लिया गया था, ठीक है? हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बारे में, तो इसका बहुत सारा एरिया को छीन लिया गया था, तो इसको पैसा देना मतलब इसके लिए असंभव जैसा था। इसलिए 1923 में लौसाने के सम्मेलन में इस राशि को बहुत हद तक कम कर दी गई थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? लौसाने सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की जो संधि है किस देश के साथ हुई थी? तो यह संधि जो है रूस और ओटोमन साम्राज्य के बीच हुई थी, ठीक है? और इस युद्ध में रूस की जीत हुई थी और इस संधि ने यूनान को स्वतंत्रता दिलाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया था, ठीक है? कौन सा संधि? एड्रियानोपोल की संधि 1829। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रूस और तुर्की। ठीक है? ऑटोमन साम्राज्य जो है तुर्की को बोला जाता था, तुर्की के साम्राज्य को और ये रूस और इसके बीच में संधि हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? ठीक है? चारों में से कौन-सा जो है मित्र राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच, इसमें मित्र 2 गुट थे, ठीक है? एक तो मित्र राष्ट्र और दूसरा का नाम था सेंट्रल पावर। तो इसमें मित्र राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था? तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि मित्र राष्ट्र में शामिल कौन-कौन सा था। ब्रिटेन इसमें शामिल था, फ्रांस शामिल था, रूस शामिल था और बाद में अमेरिका भी इसमें शामिल हुआ था। और जो सेंट्रल पावर है जिसको केंद्रीय शक्तियाँ बोलते हैं, उसमें जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया हंगरी, अगला ऑटोमन साम्राज्य था, ये लोग सेंट्रल पावर में थे, केंद्रीय शक्ति में थे। इसलिए जो जर्मनी है इसके ऑप्शन जो है डी जर्मनी, जर्मनी मित्र राष्ट्रों में नहीं था, किसमें था? सेंट्रल पावर में मतलब केंद्रीय शक्तियों में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में, ठीक है? जर्मनी का जो जेना विश्वविद्यालय है, वो समझ लीजिए कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र इसको माना जाता है। यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट हैं, जर्मन भाषा, संस्कृति, राष्ट्रवाद के आइडिया को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है युद्ध और शांति पुरस्कार किसने लिखी? तो जो लियो टॉल्स्टॉय है, एक फेमस रूसी उपन्यासकार थे, ठीक है? कहाँ के थे? रूस के। उनकी किताब है वॉर एंड पीस। नेपोलियन के रूस पर आक्रमण की जो पृष्ठभूमि है उस पे मतलब नेपोलियन जो है रूस पे आक्रमण किया था, उस पे लिखा गया है पूरा बुक। ये दुनिया के सबसे महान उपन्यासों में से एक मानी जाती है, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? टॉल्स्टॉय, ठीक है? युद्ध और शांति वॉर एंड पीस का जो बुक है, कौन लिखा था? टॉल्स्टॉय। तो ये था आपका यूरोप के राष्ट्रवाद के 45 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और इस पूरे चैप्टर का जो पीडीएफ है, आपको कमेंट में पिन किया जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिनको इतिहास से बहुत ज़्यादा डर लगता है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आने वाला जो भी वीडियो है इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुँच सके। और नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रश्न इसमें कौन-सा लगा और वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।